For a conversation on India shaping the new world order. Over to you. माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका बहुत स्वागत है। टाइम्स नाउ अपने 20 साल की जर्नी यहां आज सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन नजर है भारत जब 100 साल कंप्लीट करेगा। पूछना चाहती हूं, विजन क्या है आपका और आपकी सरकार का इस इंडिया एट 100 का? देखिए, जब देश आजादी के 75वां साल मना रहा था, तभी देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण और विजन दोनों रख दिए थे। जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, देश की आजादी को जब 100 साल होंगे, 15 अगस्त 47 को, उस वक्त ये देश पूर्णतया विकसित देश होगा, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में ये देश पहले स्थान पर होगा। ये हमने पहले से ही जनता के सामने रखा है और मैं मानता हूं कि ये जो लक्ष्य और अमृत काल की कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी, उस वक्त कुछ दिन तक तो मीडिया और दुनिया के लोग इसको प्राइम मिनिस्टर के संकल्प के रूप में देखते थे, मगर देखते 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 कुछ कम समय के अंदर ही ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प आज 140 करोड़ की आबादी का संकल्प बनकर रह गया है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे युवाओं पर, हमारी देश की जनता पर, कि स्वप्न निश्चित रूप से, ये संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होने जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो एक कदम होता है, मगर 140 करोड़ लोग एक ही दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। और मैं मानता हूं हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ छोटी सी छोटी आयु के बच्चे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक का संकल्प विकसित भारत के निर्माण के साथ जुड़ गया है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ता है। यही संकल्प भी है, यही स्वप्न भी है। अमित शाह जी, इस वक्त हम जिस दौर में हैं, विश्व पर संकट नजर आ रहा है और ये संकट हमारे संसद में भी गूंजता हुआ नजर आता है। सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, इसमें राहुल गांधी जी नहीं आए, स्टालिन जी नहीं आए, अखिलेश जी सांसद हैं फिर भी नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकार विपक्ष को मैनेज नहीं कर पा रही या ये विपक्ष है कि मानती ही नहीं? ऐसा नहीं है नाविका जी, आपका देखने का दृष्टिकोण शायद थोड़ा गड़बड़ाया है। सारे राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे और हमें वहां बताया गया कि राहुल गांधी जी सोनिया जी की नासाज तबीयत के कारण व्यस्त चल रहे हैं। तो हम सब ये चीजों को समझ रहे हैं और मुझे लगता है देश ने भी समझना चाहिए। सभी राजनीतिक दल, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें एक ही कमरे में थे और सबने एक साझा संकल्प वैश्विक संकट से भारत को बाहर निकालने का लिया है। तो मैं मानता हूं इसमें कोई मत भिन्नता कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन उनका कहना है कि वो संसद में चर्चा चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे जो पब्लिक के सामने हो, बंद दरवाजों के पीछे ना हो।
ये सवाल विपक्ष के कई नेताओं ने उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसी आधार पर ये सर्वदलीय बैठक अटेंड भी नहीं की। आपको लगता है इस पर पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो इसलिए नहीं आए या चुनाव में डर के मारे प्रचार से निकल नहीं पाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मैं इतना निश्चित कहता हूं कि पहली बार कोई वैश्विक संकट नहीं आया है, कई बार आए। और जब डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है, जब इस प्रकार के संकट इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमी के बड़े बड़े फैसले इन्वॉल्व होते हैं, और विशेषकर जब डिमांड सप्लाई गैप के बारे में चर्चा करनी होती है, तो ये चर्चाएं सार्वजनिक नहीं होती। इससे पैनिक खड़ा होता है और संकट को निपटने में तकलीफें आती हैं। ये सभी लोग समझ रहे हैं। कुछ विपक्षी नेता जरूर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, मगर देश की जनता तो इसको बरोबर समझती है। अमित शाह जी, फिर ये सिलेंडर की लाइनों की बात होती है। लोग अपने राज्यों में कहते हैं कि सिलेंडर की किल्लत है, सरकार की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। बल्कि लोगों को तो ये भी चिंता है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत साइड में खड़े होकर देख रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी रह गई। देखिए नाविका जी, अच्छा किया आपने सवाल पूछा। मैं आपके टाइम्स नाउ के समिट के माध्यम से देश की जनता को कुछ जरूर कहना चाहता हूं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा है, वैश्विक संकट है। हमने देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व भर में क्या हुआ है। यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20 से 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7 से 13% की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है। अमेरिका में 17 से 34% की हुई है। वियतनाम में 50% की हुई है। पाकिस्तान में 17 से 20% की हुई है। कंबोडिया में 19% की हुई है और नाइजीरिया में 40 से 48% की दामों की वृद्धि हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें, आज प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। दूसरी बात, ये तो दामों की बात हुई, परंतु इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है। फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर समिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती है, इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला गया। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स पहले 0 थे, हमने रिजर्व्स बढ़ाए। इतने कम समय के अंदर एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी की है। 98% रेलवे को हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण हर रोज का करोड़ों लीटर डीजल हम बचा रहे हैं।
और कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिसे हम इस संकट के पार आ रहे हैं। जब 2014 में सरकार आई हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राप्ति 27 देशों पर निर्भर थी, आज 42 देशों पर निर्भर है। तो खाड़ी की जगह हम कई जगह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त करने में आज हम सफल हो रहे हैं। जो तकलीफ दिखाई पड़ रही है वो इतनी ही दिखाई पड़ रही है कि पहले खाड़ी के देशों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे उसकी यहां पहुंचने की साइकिल 11 दिन की थी। अब हमें दूर के देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इनकी साइकिल 40 दिन की है। तो एक दिन 40 दिन हो जाने के बाद अपने आप ये ढर्रे में पड़ जाएगा। और हमने शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी के लिए 20% तक कटौती कर दी, बाद में इसको 40% पर ले गए और आज 70% हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को भी हम चलने के लिए एक सप्ताह ही थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम दिए हैं। और मैं आज देश भर की गृहिणियों को कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल सिलेंडर जब हमने कम किए तब विपक्ष बड़ा हो हल्ला किया, बैनर ले लेकर खड़े हो गए, मगर इनको मालूम नहीं है कि हमारी घरेलू महिलाओं के लिए, गृहिणियों को एलपीजी की सप्लाई लगातार मिलती रहे, उनका चूल्हा जलता रहे, इसलिए कटौती की गई। मगर कुछ दिक्कतें भी हैं, वो भी जनता के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं, गहरे संकट में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉकडाउन आने वाला है, ये कर देंगे, वो कर। मैं सभी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है। और जो पैनिक फैलाकर जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल डालता था, वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है। और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेंगे। और हमने इसके साथ साथ पीएनजी उपलब्ध है, तो पीएनजी के कनेक्शन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। और दुनिया भर के देशों में जहां जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध है, इनके साथ टाइप कर हमारा देश सुचारू रूप से चलता रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहीं पर हताहत न हो, कम न हो। और साथ में गृहिणियों का चूल्हा 24 घंटे 365 दिन चलता रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करी है। जनता को कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। राहुल जी कुछ भी कहे, आप डरना मत, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विपक्ष ने एक और डर फैला रखा है, कहा है कि चुनाव का सीजन है इसीलिए आप दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ जाएंगे। अब ये कोई ज्योतिषी कुछ भी आगाही करे, ज्योतिषी सच्चा है या झूठा है वो तो समय ही तय करेगा। मैं तो सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूं, चुनाव के बाद आप विपक्ष को जरा पूछना क्या हुआ दाम बढ़ने का। यानी कि चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ेगा? ऐसा है नाविका जी, ये डायनेमिक सिचुएशन होती है, दाम बढ़ते घटते रहते हैं, परंतु ये कतई ठीक नहीं है कि चुनाव के कारण हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, वरना बढ़ा देते हैं। अमित शाह जी, राहुल गांधी का एक बड़ा आरोप है कि हमने एक साइड चुन ली है, हमने अमेरिका और इजराइल की साइड चुन ली है, हम ईरान के खिलाफ हो गए हैं और इससे हमने अपने देश को संकट में डाल दिया है। उनका यह भी कहना है कि हम
कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, दबाव में आ गए हैं, आजकल अमेरिका की हर बात मानते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अजीब प्रकार के व्यक्ति हैं। 12 बजे वो एक बात बोलते हैं, 5 बजे वो अपनी ही बात का खंडन करते हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बलूनी जी बैठे हैं, उनका काम वो ही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने पूछा कि अमेरिका चौधरी, पाकिस्तान चौधरी बन रहा है क्योंकि अमेरिका उनको बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत ने एक साइड ले ली होती तो पाकिस्तान कैसे चौधरी बनता, बताइए। हमारी विदेश नीति बहुत स्पष्ट है, हम सबसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम कोई युद्ध में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी देश संयम बरतकर जल्दी से जल्दी शांति को प्रस्तावित करें। इसमें किसी की भी साइड लेने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अमित शाह जी, चुनाव का समय है तो चुनाव पर आती हूं, बंगाल पर आती हूं। बंगाल में इतना हो हल्ला है कि एसआईआर करके आपने कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इतने वोट डिलीट करवा दिए कि जो विक्ट्री मार्जिन था पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का, उससे ज्यादा वोट कट गए। फायदा आपको होगा, इलेक्शन कमीशन आपका है और आप इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? देखिए नाविका जी, मेरी पार्टी का अध्यक्ष था तब अक्सर कहा करता था कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, और मैं आज भी प्रयासरत हूं। तो 3 विपक्ष के राज्यों में एसआईआर हो गई है। एक तमिलनाडु में हो गई, 2 केरल में हो गई, और तीसरा बंगाल में हो रही है। ये 2 राज्यों से कोई कंप्लेन नहीं आ रही भाई, ना वहां जज रखने पड़ते हैं, ना तारीख एक्सटेंड करनी पड़ती है, ना कोई धरने पर बैठता है, ना कोई ऐसा भाषण करता है कि एसआईआर वाले आए तो घर में से जो भी हथियार है लेकर उस पर हमला करो। ये क्या भाषा है? कोई राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री घर की गृहिणियों को ऐसा कहेगी कि आप किचन में जो पड़ा है लेकर हमला करो? ये क्या भाषा है? अगर एसआईआर की प्रक्रिया में ही दोष था, जैसे उन्होंने आरोप लगाए, ऐसे हम पार्टी होते, इलेक्शन कमीशन हमारे इशारे पर चलता होगा, तो केरल में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आई है? वहां कम्युनिस्टों का शासन है। तमिलनाडु में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आ रही है? वहां डीएमके का शासन है। एक ही जगह क्यों कंप्लेन आ रही है? अब सब जगह कंप्लेन नहीं आ रही है और एक ही जगह कंप्लेन आ रही है, तो दोष एसआईआर का नहीं है, वो जगह पे जो सत्ता में है उनका है, क्योंकि उनको मालूम है, जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। भगाने का कारण अभी से वो जनता के सामने रख कर चुनाव के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है। और दूसरी बात, वोट कट रहे हैं, तो भाई एसआईआर से कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। उसमें एक काम ये भी है, जो विदेशी घुसपैठिए गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिक बन गए हैं, इनका नाम मतदाता सूची से काट देना। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को नागरिक राज्य शासन ने बना दिया, उसके सबसे ज्यादा वोट कटेंगे। इसमें कौन सा मैजिक है? बंगाल ने खुलेआम घुसपैठ कराई है, और न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए सुरक्षा का सवाल बनाकर पड़ा है, और पूरे बंगाल की जनता भयभीत है कि जो डेमोग्राफी चेंज, अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो बंगाल को कहां ले जाएगा, और वहां से ओवरलैप होकर आज पूरे देश भर में घुसपैठ है। मैं आज आपके मन से ममता जी को कहना चाहता, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर कर। बंगाल में बीजेपी महायुद्ध वाले मोड में है। 2400 कंपनी जा रही हैं, लगभग 500 पर्यवेक्षक जा रहे हैं, 294 सीटें, 294।
इतनी आर्मी लगेगी, इतने फौजी नाविका जी, लगेंगे? आप थोड़ा ममता दीदी के प्रभाव में आ गई हो। आप जैसी सीनियर पत्रकार अगर ये सवाल पूछती है, मुझे आश्चर्य होता है। खैर, अच्छा ही किया इन्होंने जो इल्यूजन खड़ा करने का प्रयास किया है, मुझे उसका स्पष्टीकरण करने का आपने मौका दे दिया। पहले बंगाल में 6 चरण में चुनाव होते थे, तो बंगाल के एक चरण का चुनाव समाप्त कर वो तीसरे चरण में चले जाते, दूसरे चरण वाले चौथे चरण में। तो नंबर ऑफ सीएपीएफ मतलब संख्या बल कम चाहिए था, क्योंकि 6 चरण में चुनाव है। अब 3 चरण में कर दिए तो स्वाभाविक रूप से 2 गुना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, और ममता दीदी को पूरा मालूम है, मगर हर रोज रोना धोना कर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ममता दीदी, कोई सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा। इस बार आपका जाना निश्चित है, आप समझ कर चलिए। पिछली बार क्या सिंपैथी का वोट मिला था? यही वादे थे, यही लोग थे, वही नेता थे, वही नंदीग्राम था, वही भवानीपुर। देखिए, बदला क्या? एक बार पैर नहीं टूटा है इस बार, और दूसरा कोरोना नहीं है। अंतिम 3 चरण में हमारे सभी प्रमुख नेता प्रचार ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने मर्यादा रखी थी कि कोरोना के कारण जब भीड़ एकत्रित होती है तो भीड़ में कोरोना फैलने का भय था। हमने हमारे पूरे सार्वजनिक प्रचार को विड्रॉ किया था, उन्होंने चालू रखा था। और ये 5 साल में फिर से एक बार ममता जी ने बंगाल की जनता को भरोसा करा दिया है कि बंगाल की जनता ने लास्ट टाइम जो भरोसा किया था वो गलत था। लेकिन ममता तो जी इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। ममता जी कहती हैं कि एजेंसीज आपकी हैं, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है। एकदम चुनाव से पहले आप उनकी लिस्टें निकलवा गए, आपने आईपैक पर रेड करा दी। ये कितना जायज आरोप है? देखिए, आईपैक पर जो केस हुआ था वो आज का नहीं है, बहुत समय पुराना था, और अगर वो अपीयर हो जाते तो बात ही समाप्त हो जाती। और मैं ये तो समझ रहा हूं कि ममता जी के भ्रष्टाचारी लोगों पर हम कुछ एक्शन ले तो वो थोड़ा आंसू बहा ले। जिनके घर से 27 करोड़ रुपया मिला वो भी निर्दोष है। जिसने 26,000 बच्चों की नौकरी के भविष्य पर पानी फेर दिया वो भी निर्दोष है। जिसकी कोयला की तस्करी में करोड़ों रुपया सिंगापुर ट्रांसफर हो गया वो भी सारे निर्दोष है, हमें कोई आपत्ति। मगर वो उनके कार्यकर्ता है तो वो पक्ष ले, वो तो समझ में आ रहा है। आईपैक के लिए इतना क्यों हाई तौबा मचा रही है? ये है आईपैक पर रेड पड़ने से सबसे ज्यादा कोई खुश था तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जगह आईपैक ने ले ली है। तो आप उनके कार्यकर्ताओं नहीं, उनके कार्यकर्ता को हम एजेंसियां तो अपने आप अपना ड्यू कोर्स में काम कर रही थी, मगर नाविका जी, इस देश में कई लोगों पर इधर और साइड पर कांग्रेस के शासन में और हमारे शासन में रेड पड़े। कभी देखा है चालू रेड में मुख्यमंत्री वहां जाकर बैठ जाएगी, काम नहीं करने देगी, पूरा प्रीमाइसिस बैन में ले लेगी? मैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या था वो कंप्यूटर में कि मुख्यमंत्री ने अपनी डिग्निटी छोड़कर चालू रेड पर वहां पहुंचना पड़ा? वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, बंगाल की जनता को बताना चाहिए किस चीज का डर था, कौन सा राज छिपा था अंदर, वो उनको बताना चाहिए। आपके पास रिपोर्ट नहीं आई राज की? नहीं, हमें तो काम ही नहीं करने दिया, ईडी के लोग बेचारे चले गए। आपने हमारे कार्यक्रम से सीधा बंगाल जा रहे हैं और बंगाल में आपने 7वें वेतन आयोग लाने की बात की है। बंगाल सरकार की जो कर्ज की स्थिति है, क्या वो ये भार ले पाएगी? देखिए, हमने 7वें वेतन आयोग का वादा किया है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वहां से जो इंडस्ट्रीज भाग गई है, रोजगार जो भाग गया है, छोटे मोटे व्यापार बंद हो गए और रेवेन्यू लॉस हुआ है, वो रेवेन्यू सैन बढ़ेगी और
बंगाल की स्थिति ऐसी होगी कि जिससे 7वें वेतन आयोग का बोझ उठा पाएगी। हाँ, शुरुआत में हमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे, मगर देश भर में 7वां वेतन आयोग पहुंच गया, 8वां वेतन आयोग आने को है। कब तक बंगाल के कर्मचारियों को आप वेतन आयोग के फायदे से महरूम रखेंगे? कब तक रोकेंगे इसको? यानी कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। ये भी ब्लूप्रिंट में है कि युवाओं को नौकरी देने की आवेदन आयु में आप 5 साल की छूट देंगे। आपने पूरा प्लान बनाया है? जीत हाँ, रहे हैं? निश्चित रूप से करा है, क्योंकि जितनी भी नौकरियां दी सब कोर्ट ने रद्द कर दी। अब 7 साल से कोई युवा का भर्ती नहीं हुआ है। इसके बेचारे की अर्जी करने की एज लिमिट ही चली गई, इसका क्या दोष है? एक गलत व्यक्ति के हाथ में राज्य का शासन था, सब कुछ अपने भतीजे पे छोड़ दिया और लूटमार चल गई, कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। तो जो युवा एग्जामिनेशन देने के लिए इसकी एज थी, इसका क्या दोष है? हम निश्चित रूप से एज लिमिट को बढ़ाएंगे और वो युवा जो ममता बनर्जी की सरकार के करप्शन के कारण अपनी एज लिमिट पार कर गए हैं, वो सारों को एक बार फिर से फ्रेश मौका मिलेगा, ये सुनिश्चित है। सरकार भी हमारी बनेगी और भर्ती भी हम करेंगे। असम में भी चुनाव है तो असम का रुख कर लेते हैं। असम में आपके अपने नेता हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस पर रेड लगा दी। सारे नेता वहां से ले लिए? सारे नहीं आए हैं, 2 ही नेता आए हैं। और ये तो आपको मेरी जगह राहुल जी को पूछना चाहिए कि आपके यहां से सब भाग क्यों रहे हैं? मेरे यहां आ रहे, वो छोड़िए, वहां से क्यों भाग रहे हैं? वो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि किस तरह से ये पार्टी चल रही है कि सारे उनके नेता भाग रहे हैं। लेकिन उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि शायद बीजेपी पूरी तरह से तैयारी नहीं है तो योद्धा वहां से ले रही है कांग्रेस से। नहीं, देखिए, आपको मालूम है असम में कितनी सीटें हैं। हम दो नेता उनको यहां पर आए हैं क्योंकि वो थोड़ा सफोकेशन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा बचे खुचे हिंदू लीडर में हम 2 ही है, तो हमें भी ले लो। तो हमने ले लिया, ठीक है। 2 नेताओं से ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहां नेतृत्व की क्राइसिस है। 10 साल से हम सरकार में है, वहां पर 10 साल से, और सफल सरकार चली है। एक जमाने में आसाम से जो खबरें आती थी, बंद, ब्लॉकेड, फायरिंग, बम धमाके, टेररिस्ट ग्रुप, आज आसाम में एक भी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बचा है। पूरे को साथ हमने समझौता, 13 समझौते आसाम ने किए हैं। 10,970 लोगों ने हथियार डाले हैं, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। काफी लोग उसमें से नौकरी में लग गए और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़े। आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डेवलप स्टेट के बरोबरी पर आकर खड़ा है। आज वहां बिजली की कमी नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी धड़ल्ले से मना रहे हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं बम धमाके नहीं होते। ये कांग्रेस के जमाने में जो होता था वो सब बंद हो चुका है। और मेरी बात याद रखना, आसाम हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार लगातार सरकार बना। अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई पर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और उनके पाकिस्तान लिंक की बात की है और आपको यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी भी लिखी है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कुछ है? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं लगभग 11 साल से जानता हूं। वो संजीदा नेता है, गंभीर प्रकार के नेता है और आसाम के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने इतने सार्वजनिक रूप से कोई बात कही है और कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ भेजी है तो निश्चित ही रूप में इसमें कोई दम होगा, मैं मानता हूं। लेकिन काफी समय हो गया वो चिट्ठी आई है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया आपने? नाविका जी, अब ये जमाना नहीं रहा कि आप इन्वेस्टिगेशन की चीजें आपकी हेडलाइन में कन्वर्ट कर देगी। जब नतीजा आएगा अपने आप हेडलाइन बन जाएगी। आपने कहा इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी पर मैं सवाल पूछना चाहती हूं। एनआईए ने 6 यूक्रेनियन और 1 अमरीकी मर्सिनरी को पकड़ा है। मिजोरम का परमिट नहीं था।
जनता में एक सवाल है कि कुछ अनहोनी प्लान हो रही थी, कोई संगीन विषय है, ये जो अरेस्ट हुए हैं एक टेरर प्लॉट था। नहीं, ये जो है वो यूक्रेनी लोगों का ट्रेनिंग एक विदेशी नागरिक ब्रह्म देश के अंदर कर रहा था, म्यांमार में कर रहा था, क्योंकि वहां पर अभी थोड़ी अस्थिरता चल रही है, तो म्यांमार के किसी भूभाग के अंदर वो इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। हमने इनको इसलिए पकड़ा है कि म्यांमार जाने के लिए भारत की भूमि का उन्होंने उपयोग किया और मिजोरम में जाने के लिए एडवांस परमिट लेने की जरूरत है, वो उन्होंने परमिट नहीं ली थी। हमारे कानून का उल्लंघन किया, इसलिए हमने उनको पकड़ा है। मगर ये जो बात चली है कि इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कानून का जो कोई भी विदेशी नागरिक यहां आता है उसने हमारे कानून का पालन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम उसको एनआईए अरेस्ट करेंगे। एनआईए ही करती है। पिछले दिनों एक खबर ये भी आई कि गाजियाबाद से फरीदाबाद, बंगाल से बिहार तक एक स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया है। इस का तो अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और आजकल स्पाई नेटवर्क्स की बहुत चर्चा भी चल रही है, लेकिन 2 दर्जन लोग अगर पकड़े गए हैं, कोई बड़ा खुलासा तो जब चार्जशीट होगा तब होगा, परंतु ये हमारी सरकार के, हमारी एजेंसियों के प्रोएक्टिव काम का ही नतीजा है कि जो नेटवर्क बनाने का प्रयास किया गया था उसको शुरुआती सीढ़ी पर ही हमने ध्वस्त कर दिया और सारों को पकड़कर अभी जेल में है और वो यूएपीए के कानून को फेस कर रहे हैं। एक और भी सवाल जो विपक्ष आपसे पूछता रहता है कि एजेंसीज को आप कंट्रोल करते हैं, इसीलिए अभी हाल ही में कोर्ट में जो निर्णय आया है जिसमें लिकर स्कैम जो दिल्ली में था उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता छूट गए। क्या ये फर्जी केस था जैसे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल? देखिए नाविका जी, ये सेशन कोर्ट का फैसला है। हमने उसको दिल्ली के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मुझे भरोसा है कि जो चार्जशीट किया गया है वो दमदार है और बहुत सारे सबूत इसके अंदर केस चलाने के लिए मौजूद है। हमारी न्याय प्रणाली जो है वो 3 स्तर की बनी हुई है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सर्वोच्च अदालत। तो जब तक उच्च न्यायालय फैसला नहीं लेती है और शायद फिर केजरीवाल जी ऊपर जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय, तब तक किसी को कट्टर ईमानदार का लेबल लगाना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी की बात तो कह दी, ये भी कह दिया कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब किसी को दीवा स्वप्नों में रहना है, दिन में देखने वाले सपनों में ही जीना है, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। अभी केजरीवाल जी स्वयं एमएलए का चुनाव हार गए, इसका आत्मनिरीक्षण करे तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। अमित शाह जी, तमिलनाडु में भी और केरल में भी चुनाव हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी की पकड़ शायद अब तक तमिलनाडु में, साउथ में नहीं हो पाई, कम से कम डीएमके का ये कहना है। और विजय जो अब खुलकर आए हैं मैदान में, इनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहे क्योंकि वो सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास नहीं किया है उनके हमारे साथ आने से। मैं तो मानता हूं कि हमारी वोट बैंक पर उल्टा असर पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि त्रिकोणीय फाइट हो? नहीं, मैं चाहता हूं नहीं चाहता हूं इसका क्या महत्व है, वो ही लड़ रहे हैं, मगर हमने हमारे पाले में लाने का कोई प्रयास नहीं किया, इतना मैं कह रहा हूं। तो आपने चांसेस तमिलनाडु में कैसे देखते हैं? देखिए, हम जग जाहिर है कि तमिलनाडु में हमारा काम कम है। हम वहां एआईडीएमके के साथ छोटी छोटी कई दलों को मिलाकर एनडीए का एक गठबंधन किए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके एआईडीएमके हमारा बड़ा भाई है, वहां पर हमारे बड़े साथी हैं। जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी डीएमके सरकार के प्रति मैं देख रहा हूं,
और जिस प्रकार से घृणा की राजनीति डीएमके ने फैलाई है, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में अच्छे बहुमत के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि इसको आप रूटीन बयान मत समझिएगा। तमिलनाडु में हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ सरकार। बेसिस क्या है आपके इस विश्वास का? क्योंकि एआईएडीएमके बीजेपी का गठबंधन और डीएमके 10 साल से सरकार। देखिए, लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके और बीजेपी अलग अलग लड़े थे। लोकसभा चुनाव के हमारे वोटों का योग करे तो हम 39 में से 37 सीट जीते हैं। अब हम दोनों एकत्रित लड़ रहे हैं। मैं अब ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि बिहार में तो आपकी धुरंधर जीत हुई थी, अब वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, ये फैसला तब का है या अब की डेवलपमेंट है? अभी कहाँ हुआ है? अब राज्यसभा में तो आप नीतीश बाबू वो को तो ले ही ठीक है, जब बदलेंगे तब पूछना जरूर। राजनीति में कभी भी इतने पुराने फैसले नहीं होते हैं। जो फैसला आज होता है वो ही सही होता है। तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री क्या बीजेपी का होगा इस बार? क्योंकि 2 बार जी आप मुझे इतना भोला समझती है कि मैं आपको जवाब दे दूंगा? रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आपने। आप सक्षम नेता हैं, लेकिन मेरी भी लगभग 3.5 दशक की प्रैक्टिस है, तो मैं सवाल पूछना तो जरूरी समझती हूँ, हक भी रखती हूँ। मगर ये निर्णय दोनों पार्टियां साथ में बैठकर करेगी और बीजेपी को निर्णय करना है तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में होता है वो निर्णय करेगा, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूं। आपके तीसरा राज्य अब बीजेपी का है गुजरात, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हुआ है। अगला स्टेप क्या है और कितने व्यापक तौर से? नहीं, ऐसा है नाविका जी, मैंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम यूसीसी को लागू करेंगे और सर्व धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। ये हमारा नीति है। नक्सलिज्म खत्म करने का आपने अपना डेडलाइन बनाया था 31 मार्च 2026। नहीं, मेरे अकेले का नहीं था, पूरे देश का। पूरे गृह मंत्रालय ने एक डेडलाइन तय की थी। पूरे सीएपीएफ के जवान, सभी अफसर, सभी लगे हैं और सभी लोग एकत्रित आकर इसके साथ प्रयास करें। तो अभी हाल ही में हमने देखा पापा राव जो बड़े नक्सल लीडर थे, उन्होंने सरेंडर किया है। 31 मार्च की डेडलाइन आप मीट करेंगे या कुछ? मुझे तो भरोसा है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनाउंसमेंट क्या होता है? धमाके होना बंद हो जाएगा तो देश नक्सल फ्री हो गया। देखिए, ये किसी के सामने जय पराजय का सवाल नहीं है। ये 5 दशक पुरानी एक समस्या थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा अगर समस्या है तो आतंकवाद नहीं है, नक्सलिज्म है। और मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक कम समय सीमा के अंदर हम सफलता के कगार पर खड़े हैं, या कह सकते हैं सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और इस देश में नक्सलवाद के जाने के साथ ही तिरुपति टू पशुपतिनाथ जो रेड कॉरिडोर की बात होती थी, वहां बसने वाले करोड़ों ट्राइबल भाइयों बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा विकास का मौका आने वाला है। हजारों पोस्ट ऑफिस बन रही है, सैकड़ों बैंकों की ब्रांचें खुल रही हैं, हजारों गांवों में बिजली पहली बार पहुंची है, वहां आधार कार्ड बन रहे हैं, वहां रेशन कार्ड बन रहे हैं, इनके खेतों में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, रेलवे पहुंच रही है, रोड पहुंच रहे हैं। और पहली बार ये ट्राइबल क्षेत्र में आजाद भारत के हम नागरिक हैं, इसका अनुभव हो रहा है। तो मैं मानता हूं ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है और मैं इसका संपूर्ण श्रेय
सीएपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों को देना चाहता हूं, जिन्होंने इसके लिए दिन रात कुछ भी देखे बगैर मदद करी। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए नक्सल ये टारगेट अचीव करना। लेकिन अमित शाह जी, आपको लोग देखते हैं कि आप बहुत टफ मंत्री हैं, टफ आपका एजेंडा होता है, चुनाव में भी आप बिल्कुल टफ टारगेट रखते हैं अपने लिए। एक तरफ आपकी वो इमेज है, आप इंटरनल सिक्योरिटी में बिल्कुल कोई कोताही नहीं करते, और दूसरी तरफ आप सीएपीएफ से पौधे लगवाने की बात कर रहे हैं। ये ख्याल कहां से आया? और ये देखिए, ये मैं नहीं मानते दोनों में कोई अंतर विरोध है। देश के गृह मंत्री ने टेररिज्म, नक्सलिज्म और गैरकानूनी प्रवृत्तियों के खिलाफ टफ ही रहना चाहिए, परंतु जो हथियार लेकर 24 घंटा देश की सुरक्षा में रहते हैं, इनके अंदर का इंसान मर न जाए, इसकी भी चिंता करनी पड़े। और मैं आज आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ ने ये 6 साल में 7.5 करोड़ पौधे लगाए हैं, और वो सर के ऊपर बढ़ चुके हैं, 7.5 करोड़। और हर जवान अपने बच्चे की तरह वो पौधे के साथ अटैच है, इसको पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई कीड़ा लगता है तो वो उसका उपचार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग हाथ में हथियार लेकर सीमाओं पर और देश के अंदरूनी अशांत क्षेत्र के अंदर सुरक्षा का काम करते थे, वो पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि इससे उनके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 33% महिला आरक्षण की चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको 2029 तक इसे लागू करना था, ऐसा आपका प्रॉमिस था। आपको लगता है कि नहीं, 19 तक लागू करने का हमारा 29 तक। आपको लगता है परिसीमन अभी बाकी है, तो ये बिल और ये रियलिटी होगी? देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, परिसीमन आयोग बनाने के लिए हम विपक्ष के साथ चर्चा के लिए हर रोज प्रयास करें। कुछ विपक्षी दलों ने हमारे साथ चर्चा भी की है, एनडीए के सारे साथियों ने चर्चा करी, सहमति दी। कुछ विपक्षी दलों ने भी हमें सहमति दी है, पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1 तारीख के बाद, मतलब मई में हम इसका चर्चा करेंगे। मेरे कारण समझ में नहीं आता है। हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मई में करोगे तो डिलिमिटेशन कमीशन की एक बड़ी एक्सरसाइज होती है। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिक हियरिंग देना पड़ता है, पार्टियों के साथ चर्चा करना पड़ता है, हर राज्य के साथ चर्चा करना है। ये डिलिमिटेशन होगा ही नहीं, और अगर नहीं होगा तो महिलाओं के लिए आरक्षण हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अब मुझे मालूम नहीं है विपक्ष के मन में क्या है, मगर हम रिलीजियसली चाहते हैं कि महिला आरक्षण के 7-29 का चुनाव हो, हमारी देश की मातृशक्ति को विधायी संस्थाओं में पहुंचने का मौका मिले, 33% रिजर्वेशन मिले। और मैं तो आज भी अपील करना चाहता हूं खड़गे जी और राहुल जी को कि आइए, जल्दी से आप चर्चा करिए और इसको समर्थन कर विधेयक को पारित करा दीजिए। आपने अपील की है, पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इसी मन से कहा कि मुश्किल होता है कांग्रेस को कन्विंस करना, बातचीत करना। आपको क्या लगता है? देखिए, 2 ही चीज है। वो अगर महिला आरक्षण चाहते हैं, इस देश की मातृशक्ति को रिजर्वेशन देना चाहते हैं विधायी संस्थाओं में, तो उनको जल्दी से चर्चा कर इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर नहीं चर्चा करना चाहते हैं तो अब उन पर निर्भर करता है, हम तो मना नहीं सकते। सोनिया जी बीमार है। बिल्कुल कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं, पत्र व्यवहार हो रहा है, मगर उनका आग्रह है कि अभी न किया जाए। अमित शाह जी, आप हाल ही में सीमांचल में 3 दिन लगा कर आए हैं। चुनाव बंगाल में है, सीमांचल में आप 3 दिन बैठे हैं। कुछ कनेक्शन है दोनों चीजों के बीच में? नहीं, देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है
कि देश की सभी भू सीमा पर 15 किलोमीटर तक जितने भी एंक्रोचमेंट है, अनऑफिशियल कंस्ट्रक्शन है, उसको मुक्त करा दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत हमने बिहार से करी। बिहार के अंदर मैं चुनाव के पहले भी जाकर 3 दिन रहा था, एक खाका बनाया था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो गई। और अब जितने भी भूभाग हमारे ऐसे हैं जहां दूसरे देश की सीमा, जमीनी सीमा छूती है, वहां पर हम घुसपैठियों को भी चिन्हित करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ सारा वित्तीय अनुशासन इस देश के कानून का वहां हम इंप्लीमेंट कराएंगे और जितने भी एंक्रोचमेंट है वो सारे एंक्रोचमेंट को हम हटाएंगे। इसके लिए बिहार के अंदर रहकर एक मॉडल बनाने के लिए 3 दिन मैंने वहां रहकर सभी जिला कलेक्टरों के साथ, बिहार के गृह मंत्री के साथ, वहां के चीफ सेक्रेटरी के साथ, वहां के डीजीपी के साथ और केंद्रीय एजेंसियों के साथ, जिसमें इनकम टैक्स, ईडी, ये सारे, इस सबके साथ मीटिंग कर एक ब्लूप्रिंट बनाया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बाद में जो सुधार करने हैं वो सुधार कर पूरे देश की भूभाग की सीमाओं में इसको हम आगे ले जाएंगे। अब मैंने आपका एक बयान सुना जिसमें आपने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना आपका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अभी लोग बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की बात कर रहे हैं, आपका पंजाब का कार्यक्रम? नहीं, नशा मुक्त पंजाब ये चुनावी एजेंडा नहीं है, समय की जरूरियात है। स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की रैली में गया था। मैंने मेरी पार्टी की सरकार का एक कमिटमेंट वहां रखा है कि अगर राज्य सरकार हमारी होती है तो मोदी जी की लीडरशिप में दोनों सरकारें इकट्ठा होकर पंजाब को निश्चित रूप से नशा मुक्त बनाएगी। और नाविका जी, नशा मुक्त देश का हमारा संकल्प है, नशा मुक्त पंजाब इसका एक हिस्सा है। और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कार्य योजना के साथ हम नशे के खिलाफ एक युद्ध शुरू करना चाहते हैं, जिसमें जनता को भी साथ में लेंगे, सारे एनजीओ को भी लेंगे, सारी सरकारों को भी लेंगे और सरकारों के सारे विभागों को भी साथ में लेकर हम करेंगे। इसमें हेल्थ विभाग होगा, ड्रग विभाग होगा, वित्त विभाग होगा, गृह विभाग होगा, ढेर सारे विभागों को एक साथ लेकर हम काम करेंगे। अमित शाह जी, अंत में एक सवाल जो विपक्ष कई बार पूछता है कि आपने जो कार्रवाई की, खास करके एआई समिट के बाद एक प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी ने उस शर्टलेस प्रोटेस्ट वालों को बब्बर शेर कहा और आपने बड़ी कड़ी कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई उन पर कर दी। ओवर रिएक्शन है सरकार का? नहीं, ये तो देश की जनता ही तय करेंगी। जिस समिट के माध्यम से देश के एआई सेक्टर को देश के प्रधानमंत्री बढ़ाना चाहते थे, 80 देश के एआई विशेषज्ञ यहाँ आए थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने का एक माहौल यहां पर बन रहा था। हम पूरी दुनिया में एआई के क्षेत्र में विश्व का हब बनने जा रहे थे। उसी मंच पर कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना ये कितने हद तक सही है और बड़ी निर्लज्जता के साथ कहते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं, मगर इसकी एक जगह सुनिश्चित है। यहां पर भी, दिल्ली में भी एक जगह प्रदर्शन के लिए सुनिश्चित की हुई है। वहां जाकर करते, जो बचे थे वो भी उतार देते, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर देश के युवाओं के लिए जो मौके घड़ने का काम मोदी जी कर रहे थे, इसके हवन में हड्डियां अगर कोई डालता है तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्यवाही करनी। आपको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में कम्युनिकेशन कम है और कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा है? देखिए, कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा स्थापित नहीं हो सकता, 2 तरफा स्थापित हो सकता है। मैं अभी भी आपको उदाहरण दिया कि हम चाहते हैं कि महिला रिजर्वेशन आए, महिला आरक्षण आए,
वो हमसे चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब हम भला कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करें, बताएं। कम्युनिकेशन के लिए तो दोनों पक्ष तैयार होने चाहिए, दोनों पक्षों की रजामंदी चाहिए। एक पक्ष ऐसा मानता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ही सही है, तो क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमें फैसले करने पड़ेंगे। बस अंत में यही सवाल पूछना चाहती हूं, एक फैसला ऐसा जो आप तुरंत बदलना चाहेंगे, ऐसा कोई फैसला है? ऐसा तो एकदम ग्रॉस गलती हमने कोई करा नहीं है जिसे फैसले को तुरंत बदलना चाहिए, परंतु मैं इतना जरूर बताता हूं कि हम जो करते हैं सच्चे मन से करते हैं। गलतियों की संभावना हमेशा रहती है, ऐसी कोई गलती हो भी गई तो हम फैसला बदलने में कोई झिझक नहीं रखेंगे। हमारा उद्देश्य देश की जनता की भलाई है, भारत का कल्याण है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसमें कोई हमारा ईगो नहीं है। अगर गलती होती है तो फैसलों को बदलना पड़ता है। एक बड़ा स्टेप आपने ट्रांसजेंडर बिल लाकर भी किया है, क्या मिशन है इसमें? देखिए, ट्रांसजेंडर की व्याख्या इसमें हमने स्पष्ट करी है। कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर माना नहीं जाएगा, वो उभयलिंगी होना ही चाहिए, तभी माना जाएगा। और इसके लिए हमने एक मेडिकल जांच की व्यवस्था करी है, उसको कानूनी जामा पहना है। मैं मानता हूं कि जो सच अर्थ में ट्रांसजेंडर है उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका जीवन सरल हो, उनका भला हो, उनका कल्याण हो। इसके लिए बड़े हृदय के साथ समाज ने उनको स्वीकारना चाहिए। मगर ट्रांसजेंडर कौन है वो तय करने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप फायदा लेते हो और कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर के नाम से वो फायदा लेने के लिए आता है तो क्षीर नीर करना चाहिए, और यही व्यवस्था लाने का हमने प्रयास किया है। अंत में कोई ऐसा काम जो बचा है या सब पर टिक मार्क हो गया? ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा कि भाई सीमांत क्षेत्र में व्यवस्था लानी है, कानून का राज लाना है, एंक्रोचमेंट दूर करने हैं, रिलीजियस एंक्रोचमेंट जो गैर कानूनी रूप से बने उसको दूर, हर एक काम, नशा मुक्ति भी अभी बाकी है, ढेर सारा है। तो एक समाप्त होता है तो कोई दूसरा शुरू करता है। तो यानी कि 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? नहीं, मैं तो मानता हूं 2047 तक जो भी सरकार है उसने करना चाहिए, मगर इतना मानकर चलेगा 29 में हम ही आएंगे और किसी का कोई चांस नहीं है। अमित शाह जी, आपने ढेरों सवालों के ढेरों जवाब दिए, लेकिन टाइम्स नाउ ने आज जो 20 साल की यात्रा समाप्त की है, लेकिन एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सवाल हम पूछते रहेंगे, आपको आमंत्रित करते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। धन्यवाद नाविका जी, मुझे भी अच्छा लगा आपके मंच पर आकर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। Thank you, Honorable Minister and Navika ma'am. Ladies and gentlemen.